बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो कुछ चीज़ें करने वाले हैं, इनमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के स्ट्रक्चर्स और उनकी डायग्राम्स किस तरह बनेंगी, लाइक किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। कभी भी बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना हो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीखने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, क्योंकि बेसिक लेवल पे हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। हम पहले 20 एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इसका एक रूट होता है कि आप इसको इस तरह लिखें, याद करने के एतबार से बता रहा हूँ। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल। ये एक तरीकेकार है जिससे आपको ये याद रह जाएगा। एस फॉर स्कूल, पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डिविजनल। क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है और कोई भी इंसान जो बेसिक लेवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको इतने ही याद करने पड़ेंगे। तो स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, सबसे पहले आप ये याद कर लें। ठीक है, इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एस को हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। जहां पर पी आता है ये हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, और जहां पर डी आता है ये हमेशा 3 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा एक एफ भी आता है और वो 4 से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि मैंने बताया बेसिक लेवल है इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबके साथ जो एस, पी और डी है इनके साथ नंबर लिया। अब यहां से हम लोग देखेंगे, पहला एस हो गया, तो ये जो दूसरा आगे एस आ रहा है इसको हम लिखेंगे 2s। इसके बाद जो तीसरा एस आ रहा है इसको लिखेंगे 3s। फिर फोर्थ जो नंबर पे एस आ रहा है उसको 4, और जो फिफ्थ पे आ रहा है उसको 5। इस तरह 2p था, इसके बाद 3p होगा और फिर 4p होगा। तो आपने ये बेसिक याद कर लिया। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 6 होते हैं। इसी तरह डी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 10 होंगे। अब मुझे एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलना है, बिकॉज एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैं यहाँ लिखता हूं, अगर मेरा कोई न्यूट्रल एटम हो, क्योंकि आप जानते हैं सारे के एटम 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपने ये चीज याद करनी। आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम में एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास हीलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे तो इसमें साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसी तरह ये हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड कैल्शियम 20। ये हमने नंबर। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनी हुई है। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट चूज करते हैं। सबसे पहला बेसिक एलिमेंट हाइड्रोजन विद 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हम लिखेंगे 1s। सबसे पहले हमारे पास 1s आ, हम लिखेंगे 1s। और जब हमने 1s लिखा तो इलेक्ट्रॉन एक है, हमने यहां लिख दिया 1। इस तरह हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल में, तो हम इसको लिख देंगे 1s2। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब लिथियम पे जाएंगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसको 1s3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि s की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 1s2 जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो इसके आगे है 2s।
तो फिर हम वो स्टार्ट कर देंगे 2s और इसी तरह 2s1। फिर हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लिखेंगे 1s2 2s। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप चलते जाएंगे तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखें बोरॉन पे आए अगर आप, बोरॉन की एग्जांपल के बाद आपको मैं यहीं से दिखा दूंगा। हम इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ही प्रोटॉन्स होंगे। तो आप यहाँ देखिए, हम लिख सकते हैं इसको 1s2 सबसे पहले, फिर 1s2 के बाद 2s2। जब 2sp कंप्लीट हो गया मेरा, तो फिर मैं 2p की तरफ जाऊंगा और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो मैंने लिख दिया 2p1। इस तरह कार्बन में देखें, p में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नाइट्रोजन में बढ़ गए, ऑक्सीजन में और नियॉन। जब p में 6 कंप्लीट हो गए तो सोडियम से फिर अगले वाला 3s स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब 3s इस तरह 3p भी कंप्लीट हो गया आपके पास आर्गॉन का, तो फिर आपके पास दोबारा 4s स्टार्ट हो गया। तो आपने यहां तक भी अगर इसको कर लिया तो पहले 20 एलिमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। There are some very important questions regarding to electronic configuration. Let's start with some of the questions over here as well. इन क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सा आप लोगों ने नजर रखना। अगर आपको कह दिया जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2+ कि एक आयन बना। आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो इस पर 2+ चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 1+ चार्ज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे मैं कहूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, तो हीलियम है 1s2, लेकिन यहां पर आ जाएगा 1s0। उसकी रीजन क्या है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, सपोज एल्यूमिनियम +3 या 3+ एक ही बात है, तो आपने एल्यूमिनियम +3 के इलेक्ट्रॉन्स निकालने। सबसे पहले आप न्यूट्रल एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और न्यूट्रल एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि इसका नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। आप यहां पर भी कंफर्म कर सकते हैं इसको। तो हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2+1 कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपके पास इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाले जाएंगे। यानी आपने सबसे पहले न्यूट्रल एटम लिखा और फिर आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अगर +3 है तो एक ये निकल गया और 2 ये निकल गए, तो फिर आप इसको लिख देंगे 1s2 2s2 2p6। तो ये आपने एक चीज इसमें छोटी सी है वो याद रखनी है। इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख लेते हैं, सपोज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन -2। तो सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4। आप यहाँ पे रिकन्फर्म भी करें, चेक भी करें इसको, दैट इज 2p4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई चीज कैटाइन बनती है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये एनाइंस बनते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज बनते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1s2 2s2 2p4 था, और ये -2 है, इसका मतलब 4+2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम इसके अंदर से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोगों ने इसको समझ लेना है। एलिमेंट्स के लिए इसको ट्राई करें, चार्ज का ख्याल रखें। ठीक है। इसमें ना एक और चीज हमने ये ज़हन में रखनी है, जिन नंबर्स के साथ 1 आ रहा होता है ना, जैसे यहां पर मैं अभी इसको हाईलाइट करता हूं, जिन नंबर्स के साथ 1 आ रहा है, देखिए 1 सिर्फ एक नंबर के साथ आ रहा है। जो 2 आ रहा है ये 2 नंबर्स के साथ आ रहा है, और जो 3 आ रहा है वो 3 नंबर्स के साथ आ रहा है। एक ये और एक।
तो आपने याद रखना है कि जो वन वाला है उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट होता है के। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक घर हो आपके पास, तो एक घर जो होता है वो आपके पास ऑर्बिट कहलाता है। हो सकता है ये घर इस तरह का है कि इसमें एक ही कमरा है, एक किचन है, एक बाथरूम है, तो ये आपके पास के ऑर्बिट है। अगर मैं बात करूं एल ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको हम एल ऑर्बिट कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, यानी आप समझ लें कि एक ऐसा घर है जिसमें दो कमरे हैं, एक में 1s है और एक में 2s और 2p है, यानी ये के शेल है और ये एल शेल है। तो आपके पास वो घर जिसमें एक कमरा है वो के शेल कहलाएगा, जिसमें दो कमरे हैं वो एल शेल कहलाएगा। इसी तरह जिसमें तीन होंगे उसको आप एम शेल कहेंगे। के में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम पावर 2 है। एल में यहाँ 2 और यहाँ 6, 6 और 2 8, तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह एम में डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं और एस में 2 आते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक अकोमोडेट करते हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी हायर लेवल बात हो जाएगी तो आपने सिंपल याद रखना है कि 1s का मतलब के शेल है, 2s और 2p का मतलब एल शेल है। ठीक है, इस तरह 3s 3p और 3p का मतलब एम शेल होगा। नहीं जी, यहां से हम अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन में एक ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में एक शेल है लेकिन इलेक्ट्रॉन दो है क्योंकि उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम में देखें 1s और ये पहला शेल आ गया के, और के का मतलब है 1s। ये दूसरा शेल है एल, एल का मतलब है 2s और 2p। और इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह इसमें दो इलेक्ट्रॉन। तो एल में मैक्सिमम मैंने बताया 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूं आपके पास इलेक्ट्रॉन, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे एल में, तो उसके बाद तीसरा शेल स्टार्ट हो जाएगा एम। पीरियड 1 का मतलब है इसमें एक शेल है, 2 का मतलब है इसमें दो शेल है के एन एल, 3 का मतलब है इसमें तीन शेल है के एल एम, इस तरह 4 का मतलब होगा इसमें चार शेल है के एल एम एंड एन। तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है। हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग की बात को समझने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी है। याद रखिए कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो वो दो चीजों के लिए बनाता है। उसको अपने आप को स्टेबल करना होता है। बॉन्डिंग होती क्यों है? स्टेबल होने के लिए। और कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है? जब वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करे या ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब ये ड्यूप्लेट का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को याद रखें। आइंस क्या होते हैं? आइंस तब बनते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए। याद रखें किसी एटम के अंदर प्रोटॉन को छेड़ा नहीं जा सकता। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या कम होते हैं। और कभी भी प्रोटॉन जब चेंज होते हैं तो आपका एटम ही चेंज हो जाता है, एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आयंस के ऊपर। आयंस पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, आयंस नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। पॉजिटिव आयंस को कैट आयंस कहा जाता है और नेगेटिव आयंस को एन आयंस कहा जाता है। इसमें याद रखेंगे पॉजिटिव आयन बनता है जब लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव आयन बनता है जब गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कुछ बड़ी बेसिक बातें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायन, नेगेटिव आयन गैन आयंस, मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दी है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होगी? वो बॉन्ड जो आयंस के दरमियान में बनेंगे। यानी एक सादी सी बात है, एक तरफ एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक तरफ एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आपके पास आयंस जो है वो आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज आयंस की तरफ। ठीक है, अब बॉन्डिंग होती जो है, यानी कोई भी एटम जो बॉन्ड बनाता है वो स्टेबल होने के लिए बनाता है। और स्टेबल होने के लिए या वो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। अब यहां पर मैं एक मिसाल लिखता हूँ, वो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है,
वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये तीन कंडीशंस होती हैं एटम की जिससे वो स्टेबल होता है। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास है लिथियम, लिथियम का नंबर है 3। हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2, सॉरी 2s1 2s1। अच्छा, आप जानते हैं जब 2 स्टार्ट हो जाता है तो ये एल शेल होता है। इसके एल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात बड़ी सिंपल है। हम क्या करेंगे, लिथियम को स्टेबल करने के लिए या तो इसके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। बजाय इसके कि हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ऐड करें, जो कि नामुमकिन है, तो बेहतर क्या है कि हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लिथियम एक कैटाइन बन जाएगा। अब इसका मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब अगर आप फ्लोरीन को देखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5। आप देखेंगे के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके एल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ कोई थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करेगा तो उसको नजर आएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो फ्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा ऐड होगा जो लिथियम ने लूज किया, वो फ्लोरीन ने गेन कर लिया और वो बन गया फ्लोराइड आइन, ये एनाइन बन गया। अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बन गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन गया। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस आर नोन एज आयनिक, सॉरी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। देखिए, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 3s1 में, जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में एंटर हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा, इनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल होते चले जाएंगे। ये है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें चार्जेस की बात हो रही है तो आप याद रखें, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन पे +1 चार्ज आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप 2 के मेंबर है। आपको पेपर में पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। इन पे हमेशा चार्ज +2 होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है बोरॉन, कार्बन, सॉरी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैल्मियम, इंडियम और थेलियम। तो इन पे +3 चार्ज होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आपने ये याद रखना है किस ग्रुप पे कौन सा चार्ज होगा। अच्छा जी, अगर थोड़ी सी बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप में जाती हैं। अब ये 3 डायमेंशनल शेप में अगर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 3 डायमेंशनल शेप कैसे बनाते हैं। जस्ट ये देखिएगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो डेफिनेटली किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यूं अगर आप इनको आपस में मिलाते जाएंगे तो ये एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक जाइंट लैटिस की शक्ल इख्तियार करेंगे और ये आपका आयोनिक बॉन्ड, या हम इसको कह सकते हैं आयोनिक क्रिस्टल, आयनिक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। तो ये देखें, ये क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसकी रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है।
ये वोलेटिलिटी कहते हैं किसी चीज का एवेपोरेट होना। जैसे आप लोगों ने देखा हो पेट्रोल जो है वो एवेपोरेट हो जाता है अगर टैंकी खुली रह जाए। लड़कियां जो ये नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती हैं, नेल पेंट रिमूवर, उसमें भी वोलेटाइल होता है। अगर थिनर को आप खोल देंगे तो उसमें से सारा कुछ उड़ जाएगा। तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सिंपल सिंपल याद रखना आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज कब कंडक्टर होगी, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक ने लूज किया दूसरे ने गेन कर लिया, तो ये कभी भी आयनिक कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड में कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हाँ, जब आप इनको मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, या इनका सोल्यूशन बना लेते हैं, तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट इसमें से पास करते हैं। उसकी रीजन क्या है? फर्ज करें ये मेरा सोडियम क्लोराइड है और ये सॉलिड है। सॉलिड में तो करंट पास नहीं करेगा, लेकिन जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो आपको पता है कि नमक के आयन्स बन जाते हैं, यानी नमक अलग अलग हो जाता है। सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। जब ये दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अब इनमें से करंट गुजर सकता है। तो आप इनको पिघला लें, यानी इसको मेल्ट कर लें, फ्यूज कर लें, या आप इसको पानी में डाल दें, इन दोनों सूरतों में इसके आयन्स बन जाएंगे और इसमें से आराम से जो करंट है वो पास कर जाएगा। सोलिबिलिटी है तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं। पोलर मतलब एक तरफ पॉजिटिव किनारा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव किनारा होता है, इसमें पोल्स बने होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे ना। आपने देखा होगा नमक पानी में हल होता है लेकिन तेल पानी में हल नहीं होता। ऑयल जो है, हम कुकिंग ऑयल जो यूज करते हैं, वो पानी में क्यों हल नहीं होता? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो नॉन पोलर होता है। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अच्छा जी, ये देखें इसमें कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे लिथियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी थी। लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो एक तरफ लूज कर रहा है दूसरी तरफ गेन कर रहा है, तो ये आपस में आयनिक सॉलिड बनाएंगे, आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अगर आप गौर करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका के शेल भी कंप्लीट है और इसका एल शेल भी कंप्लीट है। यानी पहला और दूसरा शेल, शेल का मतलब ऑर्बिट ही होता है, एक ही बात है। मैं शेल कहूं या ऑर्बिट कहूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तीसरा शेल है, और अगर हम इस तीसरे शेल की बात करें तो ये एम शेल है और ये इनकम्प्लीट है। तो आपको कम से कम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर है 16। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब आप फिर तवज्जो देंगे थोड़ी सी, तो ये पहला शेल है के जो कंप्लीट है, ये दूसरा शेल है एल जो कंप्लीट है, ये तीसरा शेल है एम। और आप जानते हैं और आपको पता है कि हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ऐड कर दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए, सल्फर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फर एनाइन बन जाएगा। तो एक तरफ मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दूसरी तरफ वो एक तरफ से लूज होके सल्फर में एड अप हो गए। एक तरफ से लूज हुए दूसरी तरफ गेन हो गए, तो आपके पास एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव। इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये बन गया मैग्नीशियम सल्फाइड और इनमें आयनिक बॉन्डिंग। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है। अगर आप तवज्जो देंगे, कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना हमारे पास, तो ये ड्यूप्लेट रूल क्यों नहीं फॉलो करता? याद रखिएगा, ड्यूप्लेट रूल सिर्फ 1s के ऊपर अप्लाई होता है। ये 2s, जब आप 2s या 3s पे जाते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का रूल सिर्फ और सिर्फ 1s पे अप्लाई होगा। आगे 2s है या 3s है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यहां अगर आप देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड को, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, and 4s2. This is the configuration, or electronically we can write it as तो ये आ गया हमारे पास 4s2। अब आप अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो पहला शेल भी कंप्लीट है, दूसरा शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 628, तीसरे शेल में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन? तो अगर आप ये फोर्थ वाला देखेंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नजर नहीं आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा, उसके पास m के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह जो क्लोरीन है, अब देखिए क्लोरीन जो है वो 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये 3p5 तक आ गया तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, लेकिन आप अगर तवज्जो देंगे तो आपको फिर नजर आएगा यहां से 2 लूज हुए हैं और इसको एक चाहिए। तो इसका मतलब मुझे अगर क्लोरीन को अटैच करना है तो मेरे पास कम से कम 2 क्लोरीन होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन कर लेगी और दूसरी इलेक्ट्रॉन ये वाली क्लोरीन गेन कर लेगी। तो मैं अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि मेरे पास है Cl2, 2 क्लोरीन है और मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, जिसके बाद मुझे मिला 2Cl नेगेटिव। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का एक क्लोरीन के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का दूसरी क्लोरीन के पास चला गया, क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और आप देख सकते हैं यहाँ 288, देखें इसमें 2 है, 2 सॉरी ये 2 8 और 8, तो आप देख सकते हैं 288 इधर भी कंप्लीट हो गए और 288 इधर भी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आउटर मोस्ट में। ये नीचे वाले ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर आपने लिखना होता आउटर मोस्ट। तो इस तरह से एक कैल्शियम जो है वो 2 क्लोरीन्स के साथ मिलके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जी, सोडियम ऑक्साइड को खुद कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में बता दें या आप लोग एक बार इसको मुझसे कैंपस में डिस्कस कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की तरफ। ये कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड तो बड़ा सिंपल था ना, जिसके अंदर एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था और दूसरी तरफ गेन हो रहा था। अब इसमें लूज या गेन नहीं हो रहा होता, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। जैसे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, अब यहाँ से बात थोड़ी सी टेक्निकल भी है और तवज्जो वाली भी है, कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास एक शेल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर एक और हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाए तो इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आप तवज्जो देंगे तो इसके पास 2, यानी दोनों के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी आप ये समझ लें हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करके भी उसको स्टेबल कर सकता है। तो इस तरह से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों स्ट्रक्चर्स को जरा देखते हैं। तो लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 1। हम इसको लिख सकते हैं 1s1। बड़ा सिंपल से इसमें मैकेनिज्म होगा कि आपके पास एक हाइड्रोजन है सपोज यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ। अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को आपस में मिलाने के लिए ये देखें, एक प्रोटॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसी तरह हम लेट कर लेते हैं एक प्रोटॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, इसकी वजह से इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये हमने अभी जो बात की जिस स्ट्रक्चर की वो हमारे पास है H2। अब हम बात करते हैं O2 के हवाले से कि O2 क्या चीज है। तवज्जो दीजिएगा जरा थोड़ी सी। आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हम इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p4।
और आप जानते हैं कि ये आपका आउटर मोस्ट शेल होगा क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ कि मेरे पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है सॉरी, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 2 शेल्स हैं यहाँ पे, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये मैंने के शेल बना लिया और इसी तरह ये मैंने एल शेल बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये न्यूक्लियस आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसी तरह ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 और 6 आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैं एक और ऑक्सीजन बनाता हूँ, मैं उसका कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सपोज ये मेरे पास एक और ऑक्सीजन है, ये उसका पहला शेल है, इसी तरह ये उसका दूसरा शेल है और ये उसके अंदर आ गया न्यूक्लियस। उसी तरह से उस ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम बड़ी सिंपल सी बात करें तो उसके अंदर भी बड़ा सिंपल है कि हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 मैं क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हम डिफरेंट को डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखें इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो आप देखें इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 5 6 और 7 8। ओके, अजानें हो रही हैं, इंशाल्लाह अजानें खत्म होती हैं तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो हमने ये सीखा कि ऑक्सीजन किस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। इसी तरह से एक कंपाउंड है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है एक्चुअली, ऑक्सीजन भी गैस होती है। ऑक्सीजन आपकी एयर में 21% होती है अप्रोक्सीमेटली, और इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये 78% होती है हवा में। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को देखते हैं कि नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर है 7, हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मैं उसी तरह से नाइट्रोजन बना लेता हूँ। ये आ गया पहला शेल और ये आ गया इसका दूसरा शेल। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन का पहला शेल आ गया, 2 नाइट्रोजन का हमारे पास N2 लिखा हुआ है तो N2 के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं डॉट्स के साथ। ये भी नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह हम दूसरी नाइट्रोजन को भी देख लेते हैं जो हमने ब्लू से बनाई है, दिस वन, 1 2, इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5। तो यूं हमारे पास इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये जो बॉन्डिंग आपके पास होगी ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। मैं यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जो आपके पास ये बॉन्ड बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो जहां पर एक बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जहां 2 बॉन्ड बन रहे हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जहां 3 बन रहे हैं डेफिनेटली इसका नाम होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
अच्छा, यहाँ एक और चीज आपने जहन में रखनी है नाइट्रोजन के हवाले से। देखिए, नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, जब उसने बॉन्ड बना लिया तो उसके हो गए 8। अब एक चीज को बड़ी तवज्जो से सीखना है आपने। मिसाल के तौर पे मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है, मेरे पास आ जाता है कोई स्ट्रक्चर, सपोज NH3 का। तो मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, मैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को बनाना जानता हूँ, इसकी शेप बनाना जानता हूँ। तो मैंने यूं इसकी शेप बना ली और फिर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर दिए, जैसे कि नाइट्रोजन है तो 1 2, इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है। तो 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो जो दे जरा 1 2 एंड 3। तो देखिए ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन ये पेयर कैसे बना? ये बॉन्ड बनाने से पेयर बना, तो इसको नाम दिया जाता है बॉन्ड पेयर का। इस तरह ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी पेयर है उसी शेल में, लेकिन ये बॉन्ड बनाने से नहीं बना, इसको नाम दिया जाता है लॉन पेयर का। तो हमारे पास नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर। इसलिए आप देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर कई बार आपको 2 डॉट्स नजर आएंगे। ये जो 2 दाने असल में वो उस लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड कि आप केमिस्ट्री में काफी कुछ सीख चुके हैं। तो हम जरा बना लेते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बड़े आराम से बनाया जा सकता है। अब जिस कंपाउंड का मैं जिक्र करने वाला हूँ वो सबका जरूरी फेवरेट और मतलब हर दिल अजीज कंपाउंड है, जिसके बगैर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, एंड दैट कंपाउंड इज H2O। H2O मीन्स वाटर। अब वाटर का कंपाउंड कैसे बनेगा, जरा तवज्जो देंगे। उसी तरह से हम बना लेते हैं। हमारे पास पहला शेल आ गया ऑक्सीजन का, हमारे पास ऑक्सीजन का दूसरा शेल आ गया। आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो इसके पास ये ऑक्सीजन है 1 2, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 1s2। फिर उसके बाद एल में 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ हो तो एक बॉन्ड इससे बन जाएगा, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ हो तो एक बॉन्ड इससे बन जाएगा। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये बन जाएगा HO8 विच इज नोन एज H2O। तो आपके पास H2O का कंपाउंड बन गया और ये स्ट्रक्चर भी बन गया। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये मैंने नाइट्रोजन का भी बना दिया। आप इसको ऐसे शेल्स की शक्ल में भी बना सकते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। एक जैसी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे इस तरह उन्होंने डॉट्स डाले होते हैं, उसका मतलब ये वाले पेयर होते हैं। और मैंने अभी बताया कि ये पेयर वो पेयर है जो बॉन्ड बनाने से नहीं बना, इसको कहते हैं लॉन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं और ये जो पेयर है ये बॉन्ड बना के बना हुआ है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। अच्छा, तो इसके साथ हम ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपकी लर्निंग के लिए जरूरी थी। अब हम चलते हैं दोबारा अपने नोट्स की तरफ। तो ये डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल, नाइट्रोजन ट्रिपल। इसी तरह ये नॉन पोलर और पोलर की बात है, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हम पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको पोलर और नॉन पोलर समझा दूंगा। ये बाकी कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं, ये जस्ट बढ़ने वाला मटेरियल है। हाइड्रोजन, ये देखें क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर बना हुआ आपके सामने, ऑक्सीजन का भी मैंने बना दिया, फ्लोरीन का भी। मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 हाइड्रोजन मिल गई। इसी तरह वाटर का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। यहां से हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसका आ जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज है?
अच्छा, इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम दोबारा चलते हैं अपने उसी पुराने टॉपिक की तरफ जो हम कर रहे थे, और जस्ट उसकी तरफ चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड असल में एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। आपने नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर याद रखना है NH3 का। मैं जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया का NH3 का स्ट्रक्चर हमारे सामने बना हो। इसमें ये लॉन पेयर है जो मैं अभी मिटा रहा हूँ किसी रीजन से, और ये बॉन्ड पेयर्स हैं जो बने। अब मैं यहाँ पर NH3 का एक कंपाउंड बनता है जो कि एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं BF3 के साथ। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5। इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1। इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके L में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब देखें, इसके साथ 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बोरोन का पहला शेल आ गया मेरे पास, इस तरह ये बोरोन का दूसरा शेल आ गया। और बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स गया है, 1 एंड 1 2। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स गया है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दी मैंने, ये भी पेयर पूरा हो गया। एक यहाँ पर फ्लोरीन लगा दी, ये भी पेयर पूरा हो गया। और एक इस फ्लोरीन का बॉन्ड है तो ये भी पेयर पूरा हो गया। अब आप देखें कि इसके अंदर ये वाली जगह जो है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन का ये लॉन पेयर जो यहां पर मौजूद है, ये वाला, ये पूरे का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। अब जब ये पेयर यहां चला जाएगा तो ये बोरॉन भी स्टेबल हो जाएगा और अमोनिया वैसे स्टेबल है। तो क्या होता है, NH3 जो है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देता है BF3 से। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें जो आपका पेयर होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक एटम से जा रहा होता है। यहां देखें तो जो पेयर है ये अलग हाइड्रोजन है, ये अलग हाइड्रोजन है। यहाँ जो ऑक्सीजन है ये अलग ऑक्सीजन है, ये अलग ऑक्सीजन है। इस तरह ये नाइट्रोजन हो रहा है और ये नाइट्रोजन हो रहा है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ केस ऐसा है कि इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पूरे के पूरे पे कर रहा है उसको, ठीक है। यानी इसकी तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप थोड़ा सा नोट्स में देखेंगे, यहाँ तवज्जो दीजिएगा, तो अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन shared electron pair of electron is donated by one of the bonded atom। यानी एक बॉन्डेड एटम की तरफ से शेयर हो। जैसे उसने NH3 और BF3 की एग्जांपल दी, आपने एग्जाम्पलीफाई लाजमी करना है इसको। ये देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं उसने, और वो बता रहा है कि वो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम द बॉन्डिंग साइड। आपने ये क्लास टेबल है, बस एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। तो बाकी इसमें जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो बना के अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पेपर में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इट इज माय सजेशन फॉर एवरीबॉडी कि आप एक बार खुद अपने हाथ से स्ट्रक्चर बनाइएगा ताकि आपको चीजें याद रहें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।